बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के हवाले से। अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ करते हैं जो हमारे फिक्स्ड या प्लांट एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में जो कमी वाक़या होती है। अब देखें, हम बहुत सारे ऐसे एसेट्स इस्तेमाल करते हैं जिनके इस्तेमाल से उनकी मार्केट वैल्यू कम होती जाती है। इसको आसान ज़ुबान में आप समझ लें, आप एक मोटर बाइक खरीदें, उस मोटर बाइक को आप कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, आप मोबाइल खरीदें, उसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करें, तो जब आप उसे दोबारा बेचने के लिए जाएंगे तो वो एसेट उस वैल्यू पे नहीं बिकता। एक्चुअली हो क्या रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो इसे हमने अपने बिजनेस में भी जो है, अपने जो फाइनल अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, उसमें भी इसका इफेक्ट शो करना होता है। तो बेसिकली ये जो डिक्रीज है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड या प्लांट एसेट्स, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन या फरसूदगी। अब ऐसा होता क्यों? देखिए, इसमें हमारे पास बेसिक इसके 3 रीज़न हैं। नंबर 1 है हमारे पास वियर एंड टियर। जब आप किसी भी एसेट को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टूट फूट होती है, कोई चीज़ उसकी घिस जाती है, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, तो वो इस्तेमाल से जो उसकी घिसाई पिटाई हो रही है वो उसकी वैल्यू में कमी का बायस बनती है। दूसरा एक हम वर्ड यूज़ करते हैं डिप्लेशन। ये बेसिकली जो माइनिंग वगैरह का काम है उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन कोई माइन है तो माइन में एक मैक्सिमम लिमिट है, उस लिमिट तक आप उसमें से वो कोल या गैस या जो भी आप माइनिंग कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं। तो एक लिमिट है उसकी। ज़रा जब आप उसको निकालते जाएंगे तो जो पीछे उसका स्टॉक या इन्वेंट्री, नेचुरल इन्वेंट्री है, वो कम होती जाएगी, तो उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है। तीसरी जो बेसिक रीज़न है वो है ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस क्या है? बेसिकली आउट ऑफ डेट हो जाना। आउट ऑफ डेट से क्या मतलब, देखें टेक्नोलॉजी का दौर है, एक चीज़ आती है, कुछ अर्से बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एक बेहतर मशीनरी आ जाती है। जैसे मोबाइल्स आपके सामने एग्जाम्पल है, एक मॉडल आता है, कुछ अर्से बाद दूसरा मॉडल, उसमें नए फीचर्स होते हैं। इसी तरह हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो मशीनरी है वो पहले मैनुअल मशीनरीज आती थी, अब ऑटोमेटिक मशीनरीज आ रही है जो खुद से काम कर रही है। तो ये बेसिकली जो पुरानी मशीनरी है वो आउट ऑफ डेट हो जाती है, उसकी जगह नई मशीनरी जो कम कॉस्ट के अंदर आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे सकती है, बेहतर प्रोडक्शन करके दे सकती है, उस वजह से जो पुरानी मशीनरी निकल गई वो दैट इज नोन एज ऑब्सोलिसेंस। तो वो उसकी वैल्यू के अंदर कमी वाक़या होती है। लक्स ऑफ टाइम, या इसको आप पैसेज ऑफ टाइम भी कह सकते हैं कि आपका वक्त गुजरने के साथ साथ भी उस शय की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं भी करते, लेकिन वो घर में पड़े पड़े या बिजनेस में हमारे पास मौजूद होते तो उनकी वैल्यू पहले की निस्बत जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह अगर हो जाता है, इसमें तो बिल्कुल शॉर्टकट है कि कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो गई है, बड़े पैमाने के ऊपर उसमें नुकसान हो गया है, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम। तो ये बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके जो फिक्स या प्लांट एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी वाक़या होती है। इसमें ये जो 2 हैं ये इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं और ये जो है ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं। तो ये बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम होती है। अब बिजनेस में हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होती है। उसका सबसे मेन पर्पस तो ये होता है क्योंकि ये एक किस्म का आपको लॉस हो रहा है, एक किस्म की आपकी कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट आपको एक्सपेंसेस में शो करनी है ताकि आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो एक्यूरेट मालूम किया जा सके। और दूसरी रीज़न होती है, ज़ाहिर एक लिमिट है ना उस एसेट के इस्तेमाल की, हम उसको 3 साल 5 साल 7 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें वो एसेट दोबारा चाहिए होगा, तो वो हमने एसेट दोबारा खरीदना होता है, तो उसके लिए भी हम एक
अमाउंट जो वो सेट असाइड करते जाते हैं डेप्रिसिएशन की सूरत में, रिजर्व की सूरत में, और फिर हमारे पास एक अमाउंट अवेलेबल होती है। जब वो एसेट बिल्कुल नाकारा हो जाएगा तो उस वक्त हम उस एसेट को दोबारा जो है वो खरीदने के काबिल। तो ये दो बेसिक रीजंस हैं, एक तो आपने एक्यूरेट प्रॉफिट मालूम करना है, और एक जब वो एसेट जो है इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा तो उसकी जगह हमने नया एसेट जो है वो परचेज करना है। मुख्तलिफ मेथड्स हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के। आज उसमें से हम अपना फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी हम इसको कहते हैं, और तीसरा जो इसका नाम है वो है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो ये एक ही मेथड के तीन मुख्तलिफ नाम हैं। अब जैसे कि नाम से जाहिर है, लास्ट पॉइंट हमें ज्यादा क्लियर करेगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, कि हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिर्फ एक ही दफा करते हैं, वो फिक्स्ड हो जाती है। हर साल उस एसेट की वैल्यू में उतनी ही कमी वाक़या होती है। तो इस वजह से हम इसे फिक्स्ड जो है इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, और इसकी कैलकुलेशन बेसिकली उस एसेट की कॉस्ट के ऊपर की जाती है। तो वो कॉस्ट के ऊपर करने की वजह से हम इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का नाम भी देते हैं। अब इसके लिए हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का वो है जी एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू C माइनस S ओवर N। अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन वेयर जो C है, ये C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ एसेट को, कि वो एसेट जब आपके पास पहुंचा है तो वो कितने का है। अब इसमें तीन बेसिक एलिमेंट है। सबसे पहले तो उसकी परचेज प्राइस है, जितने का वो एसेट आपने खरीदा है। फिर उसके ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस हैं। देखिए, आप जहां आप एसेट खरीद रहे हैं, आप उस एसेट को वहीं पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मसलन आपने एयर कंडीशन खरीदा है, तो एयर कंडीशन आप उसी शॉप पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसको अपने ऑफिस में या अपनी फैक्ट्री में लेके आना है और वहां इंस्टॉल करवाना है। तो उस शॉप से जहां आपसे खरीदा है आपने, वहां से जहां आपने उसको इस्तेमाल करना है वहां तक लाने के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उसकी कॉस्ट का हिस्सा होंगे, और इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो आइटम है वो है इंस्टॉलेशन या इरेक्शन चार्जेस। बाज एसेट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हमें इंस्टॉल करवाना पड़ता है। जैसे भी मैंने एयर कंडीशन की एग्जांपल दी, अब एयर कंडीशन को आपकी बाकायदा फिटिंग करवानी पड़ेगी, और वो फिटिंग करने के लिए आपको कारीगर की जरूरत होती है, स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है जो आके वो काम परफॉर्म करता है। तो अब उसकी इंस्टॉलेशन पे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो कॉस्ट आ रहे हैं, वो भी कॉस्ट का हिस्सा है। तो इन तीनों आइटम्स को एक्चुअली हम ऐड करते हैं तो ये हमारी कॉस्ट बन जाती है। इसके बाद बेसिकली S है, ये स्क्रैप वैल्यू है, इसको हम साल्वेज वैल्यू का नाम भी देते हैं, और इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज नोन एज रेजिडुअल वैल्यू। इसको मैं जरा बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले हम N पे आ जाते हैं। N बेसिकली जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नंबर ऑफ ईयर्स से मुराद बेसिकली ये इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है। कोई भी एसेट जब तैयार होता है तो उसके लिए एक अंदाजन हम एक लाइफ सेट करते हैं कि इतने टाइम तक बिल्कुल ठीक चलता रहेगा। ये ईयर्स की सूरत में नॉर्मली जो मशीनरी वगैरह उसमें वो मेंशन होता है। जैसे आप घर पे देखें ना, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, एयर कंडीशनर खरीदते हैं, तो उसकी वारंटी आपको दी जाती है। ये 3 ईयर वारंटी है, 5 ईयर वारंटी है। तो ये आप कह सकते हैं कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, जिसमें वो सही तरीके से प्रॉपर वे से काम करता रहेगा, और वो जो भी आप उससे काम लेना चाहते हैं वो देगा। बहुत सारी जो एसेट्स हैं उनकी लाइफ डिफरेंट होती है। जैसे हम अगर बाइक की या गाड़ी की बात करते हैं तो उसकी लाइफ किलोमीटर्स की सूरत में है। हम सेल फोन या मोबाइल की बात करते हैं तो उसकी लाइफ जो है वो टॉक आवर्स की सूरत में है।
इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला जितना भी सामान होता है हमारे पास उसकी लाइफ भी आज की सूरत में होती है। तो वो अगर आपको वारंटी कार्ड पड़े तो उसमें मेंशन होता है कि कितने घंटे तक चलेगा। अब उसको ईयर्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एस्टिमेटेड पे एक दिन में मसलन एक जो लाइट बल्ब है ये एक दिन में कितने घंटे चलेगा, तो उस हिसाब से एक साल में कितने घंटे चलेगा, तो वो हम एक एस्टिमेटेड लाइफ निकाल लेते हैं कि ये 5 साल तक या 7 साल तक जो है ये सही तरह से जो है वो काम करता रहेगा। तो ये इसकी एस्टिमेटेड लाइफ होती है। अब हम आते हैं स्क्रैप वैल्यू पे। देखिए जब अपनी लाइफ पूरी कर चुका है उसके बाद हम रिपेयरिंग करके उसमें उसको चलाते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ऐसा एसेट जिस पे रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस बढ़ने शुरू हो जाए उनको वो इस्तेमाल करना, उन्हें हम दूसरे लफ्जों में नकारा कह देते हैं कि ये अब काबिल इस्तेमाल नहीं है, या काबिल इस्तेमाल तो हैं लेकिन इनकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, तो उन्हें हम साइड पे कर देते हैं। तो वो एसेट जो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे तो उन्हें हम बेच देते हैं स्क्रैप के तौर पर। तो एट दैट टाइम जो उनकी मार्केट वैल्यू होगी, जितने का वो मार्केट में हमारा सेल आउट हो जाएगा, उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं या साल्वेज वैल्यू कहते हैं या रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो जब हमें ये तीनों चीजें मालूम हो जाती हैं तो इन तीनों की वजह से हम फार्मूले में एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारी करेंसी की सूरत में आ जाती है, रुपीज की सूरत में होगी, अगर हम डॉलर पे काम करें डॉलर्स की सूरत में होगी, यूरो की है तो यूरो की, जो भी हम यूज कर रहे हैं करेंसी उस करेंसी में अमाउंट्स की सूरत में ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और ये एनुअल अमाउंट होगी। अगर किसी पीरियड में हमें एक साल से कम की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, मसलन हमने एसेट खरीदा है 1 अप्रैल, तो अब इस साल उसकी 9 माह की डेप्रिसिएशन होगी जिस साल हमने खरीदा, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, उसमें से फिर हम 9 मंथ की डेप्रिसिएशन जो वो कैलकुलेट कर लेंगे और जो एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाइड बाय 9 और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। तो हम इसको पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली ये कैलकुलेशन जो है वो है। तो उम्मीद है डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, रीजंस जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन होती है, और मैंने इसके ऑब्जेक्टिव आपको 2 बता दिए थे, मैं यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव लिख भी देता हूँ। इसके 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपने एक्यूरेट प्रॉफिट मालूम करना है, और दूसरा जो है वो परचेज ऑफ अ न्यू एसेट है, परचेज ऑफ अ न्यू एसेट, ताकि आप जब वो एसेट यहाँ पे आके स्क्रैप हो जाएगा, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा, उसको दोबारा खरीदेंगे। तो 2 बेसिक रीजन हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी वजह से, और कैलकुलेशन जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के तहत है वो आपको समझ में आ गई। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर